हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड बैंक की सीरीज में आज से हम साउथ अमेरिका का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हमने नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका का मुकम्मल अध्ययन कर लिया है। दोस्तों, यदि आपकी रुचि रिकॉर्डों की दुनिया में हो या रिकॉर्डों को खंगालने में हो तो सबसे मुफीद और इंटरेस्टिंग कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका ही मिलेगा। यहाँ पर ढेर सारे आपको रिकॉर्ड्स, तथ्य और फैक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे कि यदि आपसे कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा राजधानी है या सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा लेक है, तो उसके लिए आपको साउथ अमेरिका ही आना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ बहुत ढेर सारे आपको घास के मैदान मिल जाएंगे, जिसे ग्रासलैंड कहते हैं, जैसे पंपास, लानोज, कटिंगा। इतनी सारे घास के मैदान दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे कि इस धरती पर सबसे खूबसूरत महिलाएं किस देश की होती हैं, तो उसके लिए भी आपको दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला आना पड़ेगा, जिसने अब तक मिस यूनिवर्स का 7 और मिस वर्ल्ड का 6 यानी कुल 13 खिताब सुंदरता का अपने नाम कर लिया है। दूसरे स्थान पर यूएसए आता है, जिसने मिस यूनिवर्स का 9 और मिस वर्ल्ड का 3 यानी कुल 12 खिताब अपने नाम किया है। और तीसरे स्थान पर अपना इंडिया है, जिसने मिस यूनिवर्स का 3 और मिस वर्ल्ड का 6 यानी टोटल 9 खिताब अपने नाम किया है। लेकिन वेनेजुएला का सघनता का अध्ययन तब आप कर पाएंगे जब आप इसकी एरिया को देखेंगे। वेनेजुएला का क्षेत्रफल महज 9 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि अमेरिका का 99 लाख वर्ग किलोमीटर और अपना इंडिया का लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में आपको ढेर सारी नदियां मिलेंगी, लेकिन रुचिकर तथ्य यह है कि ये नदियां अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं, जैसे पराना, उरुग्वे। एक तथ्य और कि यहाँ पर कुल 13 देश आते हैं, लेकिन 13 में से सारे देश के ऑफिशियल लैंग्वेज कोई भी स्थानीय भाषा नहीं है। सारे के सारे यूरोपीय हैं, जैसे स्पेनिश, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी। तो चलिए दोस्तों, क्रमिक रूप से हम इन तथ्यों को, इन फैक्ट्स को बारीकी से अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों, यहां पर हमने समय बचाने के लिए पहले से ही मैप को ड्रॉ कर लिया है। आप भी ऐसा ही कर लेंगे। इसके बाद इसमें टोटल साउथ अमेरिका में 13 देश आते हैं। कुछ कुछ किताब में आपको 13 देश आते हैं, कुछ कुछ किताब में आपको 12 देश मिलेंगे। देखिए, यहां पर एक देश मिलेगा फ्रेंच गुयाना। ये फ्रांस का भाग है। फ्रांस वेस्टर्न यूरोप में है, उसका एक यहां पर भाग है, टेरिटरी है। इसके कारण बहुत सारी किताब में 12 देश ही मिलेंगे। आप अध्ययन की सहूलियत के लिए इसको 12+1 लिखें, आपको समझना ज्यादा इजी हो जाएगा। यहां हमने नंबरिंग भी कर दिया है, आप भी ऐसे ही करें। और हम देश का भी नाम आपको यहाँ पर पहले लिखा देते हैं, 13 देश का नाम, तब आप आगे बढ़ेंगे। पहला लिखिए। पहला देखिए, ब्राज़ील। ऊपर से दिए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। पहला लिखिए आप नाम, ब्राज़ील। साथ साथ लिखते भी चलिए दोस्तों, तब आप का एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा। आप रिकॉल में या रिवीजन में काफ़ी इससे आपको मदद मिलेगी। दूसरा लिखिए, फ्रेंच गुयाना। यह फ्रांस का टेरिटरी है। आप यहाँ ब्रैकेट में दे सकते हैं, फ्रांस का भाग, फ्रांस का भाग है। तीसरा लिखिए, सूरीनाम। देखिए, अगर वीडियो आपको छोटा लगे, पढ़ने में दिक्कत हो, तो उसको जूम कर लीजिए। 4 में देखिए गुयाना, 5 में वेनेजुएला, 6 में कोलंबिया, 7 इक्वाडोर, 8 पेरू, 9 बोलीविया, 10 पराग्वे, 11 उरुग्वे, 12 अर्जेंटीना और 13 चिली। ये 13 देश हो गया। देखिए दोस्तों, हम अपने इंट्रो में ये बताए थे कि दक्षिण अमेरिका में कोई भी देश का ऑफिशियल लैंग्वेज अपना स्थानीय भाषा नहीं है।
दरअसल 15वीं और 16वीं सदी में ही यहाँ पर यूरोपीय, जिसमें खासतौर पर स्पेन और पुर्तगाल था, ये इसको उपनिवेश बनाया। इसके कारण यहाँ पर स्थानीय भाषा या स्थानीय लैंग्वेज बहुत ज़्यादा उदय नहीं हो पाया, चमक नहीं पाया। इस कारण देखिएगा यहाँ पर सभी का ऑफिशियल लैंग्वेज यूरोपीय कंट्री वाला है, और ये परीक्षा में काफ़ी मुफीद क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनर के लिए। और आप यूपीएससी का भी आप पुराना क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आप देखिएगा इस भाषा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, मिलाने के लिए मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, जिस जिस देश का प्रभाव रहा या प्रभुत्व रहा उस देश का लैंग्वेज वहाँ पर प्रभावकारी हो गया। देखिए, जैसे पहला है ब्राज़ील। ब्राज़ील में पुर्तगाल था, तो आप देखिए इसकी भाषा पुर्तगाली है। ये अवश्य लिखेंगे ये, और फैक्ट भी अच्छा से हम आपको समझा देते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंच गुयाना फ्रांस का भाग है। आप अपना IQ से भी इसको कह सकते हैं कि यहाँ का भाषा फ्रेंच होगा। गुयाना, इसका कैपिटल जॉर्ज टाउन है। आप कैपिटल से भी समझ जाएंगे कि यहाँ पर अंग्रेज का शासन रहा है। इसका कैपिटल जॉर्ज टाउन है, ब्रैकेट में दे देंगे, आप अच्छा से समझिए इसको। नाम से ही लग रहा है ये अंग्रेज का यहाँ पर अधिकार रहा होगा, इसलिए इसका भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। एक सूरीनाम मिलेगा, इसकी भाषा डच है। इसके अलावा शेष जो 9 देश बचा, इस देश 9 देश जो इधर बचा, इसका लैंग्वेज स्पेनी है। तो आप अगर ये 4 ढंग से याद कर लिए या समझ गए हैं, याद भी नहीं करना है, आप समझिए इसको। फ्रेंच, गुयाना का भाषा फ्रेंच होगा। हम बताए भी, गुयाना का कैपिटल से आप समझ जाइएगा कि इसका भाषा अंग्रेजी होगा। ब्राज़ील पर पुर्तगाल का अधिकार पुर्तगाली होगा, सूरीनाम का डच होगा, शेष स्पेनी है। इतना याद रखेंगे। एक चीज़ और गौर कीजिए, यहाँ पर समझिए, यूएनओ का आधिकारिक भाषा 6 भाषा है, उसमें स्पेनी भी है। और आप गौर कीजिएगा, स्पेनी महज पूरी दुनिया में मात्र 40 करोड़ लोग बोलते हैं। 40 करोड़ भाषिक हैं। लेकिन आप गौर कीजिएगा, स्पेन तो बहुत छोटा है वेस्टर्न यूरोप में। साउथ अमेरिका में 9 देश का भूभाग में आपको स्पेनिश चलता है। तो इसका भूभाग बहुत बढ़ जाता है, भूभाग। और इसी के कारण महज 40 करोड़ बोलने के बावजूद भी ये यूएनओ का आधिकारिक भाषा दर्जा दिया है, ऑफिशियल लैंग्वेज का भाषा का दर्जा है। इस तथ्य को आप अच्छा से समझिए कि महज 40 करोड़ लोग बोलते हैं स्पेनी, लेकिन भूभाग बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पर दक्षिण अमेरिका में है। इस कारण ये यूएनओ का ऑफिशियल लैंग्वेज बना हुआ है। एक दो तत्व और यहां पर जाने। देखिए, यहां 13 देश है। ब्राज़ील इतना बड़ा है कि सिर्फ 2 देश का बाउंड्री इस ब्राज़ील के साथ नहीं लगती है। और ये क्वेश्चन आपको बना है और कई बार पूछा भी गया है। और 2 देश कौन होगा, आप यहां पर दिमाग लगाएं। देखिए, एक 7 नंबर है और एक 13 नंबर है। 7 कौन हो गया, इक्वेडोर। आप यहां पर लिख लें नोट्स में, ब्राज़ील से सीमा नहीं लगने वाले देश। सिर्फ 2 हैं, एक इक्वेडोर और 2 चिली। चिली का बाउंड्री 2 देश ये हो गए और 10 देश के साथ इसका बाउंड्री लगता है। 10 देश के साथ 10 2 12, एक स्विंग यानी 13 देश हो गए। अब देखिए, सारे के सारे देश 13 में सारे के सारे देश 2 देश छोड़कर तटीय हैं, यानी
2 देश छोड़ के सारे देश तटीय हैं, यानी 2 देश क्या है, लैंड लॉक है। मात्र 2 देश कौन सब है, 9 और 10, ये लैंड लॉक कंट्री है। तो 9 में कौन है, बोलीविया है, बोलीविया है, और 10 में पराग्वे है। ये 2 देश लैंड लॉक है। ब्राजील तो बहुत बड़ा है, पूरे वर्ल्ड में ये एरिया की दृष्टि से 5वां स्थान है, पता ही होगा, 5वां स्थान है। पहला कौन है, रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूएसए और 5वां ब्राजील। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां स्थान है। एक और तथ्य को यहां पर जान लें, यहां पर जगह है, इतना में आ जाना चाहिए। इसे पक्षियों का महाद्वीप भी बोलते हैं। इसका 1-2 फैक्ट्स जान जाइए जो परीक्षा में पूछता है। देखिए यहां पर एक पक्षी पाया जाता है, रिया, नाम याद रखिएगा, रिया। ये उड़ नहीं पाती है, आपको परीक्षा में कभी कभी मिलाने के लिए दे देगा। जैसे पूरे वर्ल्ड में बहुत कम पक्षी है जो उड़ नहीं पाती है, जैसे एक कीवी है न्यूजीलैंड में, इस तरह से आपको दे देगा कहाँ पाई जाती है। जैसे आप यहीं पर लिख लें, कीवी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ना उड़ने वाली पक्षी का हम यहाँ पे ब्यौरा दे रहे हैं, नहीं उड़ने वाली, कीवी न्यूजीलैंड, एमू ऑस्ट्रेलिया, शुतुरमुर्ग अफ्रीका, और रिया साउथ अमेरिका। ये पक्षी उड़ नहीं पाती है, उसमें शुमार है उस लिस्ट में। एक और तथ्य याद रखिएगा, हम लोग जैविक खाद के लिए गोबर का इस्तेमाल करते हैं। जैविक खाद के लिए गोबर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैन्योर बोलते हैं। लेकिन साउथ अमेरिका में पक्षियों के मल से खाद बनाई जाती है, जिसको ग्वानो बोलते हैं। इसको लिख लें, उसको ग्वानो बोलते हैं, GUANO, ग्वानो। माना जाता है कि इसमें फास्फोरस की बहुत उच्चतर मात्रा होती है। ये आप लिख लें, पक्षियों के मल से बनाई जाती है। ये आपको परीक्षा में डाल सकता है, ग्वानो बोलते हैं वहां पर। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक एक देश का परिचय लेते हैं, परिचय प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, अब देश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए पहला तो ब्राजील के बारे में हम परिचय ले ही लिए कि ये सबसे बड़ा है और ये आपको 10 देश से इसकी सीमा लगती है। अब 2, 3, 4, 5 4 देश का ऊपर में जो समूह है इसके बारे में पढ़ते हैं। 2, 3, 4, 5। 2 में है आपको फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना। देखिए इसका कैपिटल आपको गायनी मिलेगा, गायनी, GYENE, गायनी मिलेगा। ये लिखिए, ये फ्रांस का टेरिटरी है, बताए ही हैं फ्रांस का टेरिटरी है। इसलिए बहुत सारे बुक में आपको फ्रेंच गुयाना को ये नहीं किया जाता, काउंट नहीं करता और 12 देश ही मानता है। इसका यहाँ पर अपना पार्लियामेंट भी है। यहाँ पर एक केंद्र है कोरू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस यहीं से रॉकेट या मिसाइल प्रक्षेपास्त्र यहीं से करता है, प्रक्षेपण यहीं से करता है। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र लिख दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरू से। और एक तथ्य और जानिए
आप ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य आपको हम बता रहे हैं। फ्रांस देखिए वेस्टर्न यूरोप में है, वहां पर उसकी सीमा 8 देश से लगती है। आपको एक क्वेश्चन डाल देगा कि फ्रांस की सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है। क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, फ्रांस की सीमा किस देश के साथ सबसे अधिक लगती है। तो वहां पर विकल्प में आपको वहां का भाग देगा, जैसे स्पेन दे देगा, जर्मनी दे देगा, लग्जमबर्ग दे देगा और एक ब्राजील दे देगा। आप याद रखिएगा तो कि इसकी सीमा सबसे अधिक ब्राजील के साथ लगती है। लड़की लोगों का दिमाग एग्जामिनेशन हॉल में ये काम नहीं करता है, और फ्रांस है, वेस्टर्न यूरोप का भाग है, तो 8 देश से जो इसका घिरा हुआ है, तो उस 8 देश में से स्पेन होगा या जर्मनी होगा, कोई भी टिक कर देता है। लेकिन इसका तो ये भी भाग है ना, फ्रेंच गुयाना, और इसका भाग में ब्राज़ील के साथ सबसे अधिक बॉन्ड शेयर होता है। लगभग ब्राज़ील के साथ देखिएगा आप 730 के आसपास है किलोमीटर, और जबकि स्पेन के साथ फ्रांस का 660 वगैरह के आसपास है बॉन्ड शेयर होता है। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे या एग्जामिनेशन हॉल में कि फ्रांस की सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है, तो ब्राज़ील लगाइएगा। ब्राज़ील बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको समझिएगा। लड़के लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है कि वेस्टर्न यूरोप का भाग है तो स्पेन वगैरह, ब्राज़ील तो इधर है, दिमाग भी नहीं लगाता है, टिक लगा के आ जाता है। तीसरा देखिए सूरीनाम, तीसरा लिखिए सूरीनाम। इसका कैपिटल मिलेगा परामराइबो, परामराइबो। आपको एक क्वेश्चन डाल सकता है, साउथ अमेरिका में सबसे अधिक इंडियन डायस्पोरा किस देश में है? सूरीनाम में सबसे अधिक इंडियन डायस्पोरा है यहाँ। यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष अभी भी आपको भारतीय मूल का ही मिलेगा। अभी जो राष्ट्राध्यक्ष है वर्तमान में चंद्रिका प्रसाद संतोखी है, इंडियन मूल का ही है। - 2023 में हम लोग के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई थी, उनको इस देश का सबसे बड़ा अवार्ड द चेन ऑफ द येलो स्टार दिया गया था। द चेन ऑफ द येलो स्टार। द्रौपदी मुर्मू लिख दीजिए, द्रौपदी मुर्मू को, माननीय द्रौपदी मुर्मू। तीसरा आइए गुयाना, तीसरा लिखिए गुयाना। गुयाना के बारे में बताया कि इस पर अंग्रेज का अधिकार था। इसका यहाँ पर की भाषा अंग्रेजी है, भाषा अंग्रेजी है। साउथ अमेरिका में यही एक देश है जिसका ऑफिशियल लैंग्वेज आपको अंग्रेजी मिलेगा। इसका कैपिटल है जॉर्ज टाउन। अब चौथा देश आइए, नंबर 3, 4 होगा ना, 5 में लिखिए वेनेजुएला। वेनेजुएला के बारे में बताएं कि ये मिस यूनिवर्स का 7 और 6 टोटल 13 खिताब अपने नाम अब तक किया है। इसलिए माना जाता है कि बहुत महज 9 लाख वर्ग किलोमीटर, बहुत छोटा ही देश है, 9 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और इतना छोटा देश होते हुए भी 13 सुंदरता का 13 खिताब अपने नाम किया है अब तक। ये देश अभी दिवालिया हो गया है, जबकि तेल भंडार सबसे अधिक आपको वेनेजुएला में ही मिलेगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, पूरे वर्ल्ड का तेल का भंडार, उत्पादन नहीं भंडार वेनेजुएला में है। यहाँ एक झील है माराकाइबो,
बहुत इम्पोर्टेंट झील है। हालांकि लेक वगैरह जब बताएंगे तो फिर से ये सब चीज़ बताएंगे, माराकाइबो झील। लेकिन यहाँ पर अभी परिचय में लिखे हैं माराकाइबो झील में यहाँ पर तेल का भंडार है। लेकिन गृह युद्ध फिर अमेरिका से अच्छा रिश्ता वगैरह नहीं होने के कारण धीरे धीरे इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इसका करेंसी है अभी समझिए बोलीवर, और ऐसा माना जाता है कि पूरे दुनिया में अभी सबसे खराब करेंसी सब यही की है, वेनेजुएला की। VES है इसका मुद्रा कोड। सबसे मजबूत करेंसी बता सकते हैं कहाँ की है? कतर की है। और सबसे कमज़ोर करेंसी, सबसे मजबूत हो गया आपको यहाँ कतर, और सबसे कमज़ोर आप लिख लीजिए वेनेजुएला। सबसे कमज़ोर करेंसी है यहाँ की। तेल अभी भी यहाँ पर बहुत सस्ता है। इंडियन रुपी में अगर आप निकालेंगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता पेट्रोल या तेल आपको वेनेजुएला में ही मिलेगा। 1.67 इंडियन रुपी में बता रहा हूँ। वेनेजुएला और ईरान, कभी कभी इसका दाम घटते बढ़ते रहता है, इसलिए वेनेजुएला और ईरान दे दीजिए। यहाँ सबसे सस्ता तेल मिलता है। सबसे महंगा हांगकांग में है। इंडियन रुपी में कीजिएगा ना तो 258 पड़ेगा पर लीटर। ये पर लीटर बता रहा हूँ, पर लीटर। इस सब देश में आपको तेल से महंगा आपको पानी मिल जाएगा। हालांकि ऐसा बहुत है, अमेरिका में भी, अमेरिका कनाडा वगैरह में भी आपको इंडियन रुपी में अगर कीजिएगा तो 135-40 पड़ता है 1 लीटर पानी का, बोतल बंद पानी का। उससे सस्ता वहाँ पर 90 के आसपास। अमेरिका कनाडा वगैरह में आपको पानी महंगा है। 100 इंडियन रुपी में 135 के आसपास आएगा रुपया पर लीटर, बोतल बंद 1 लीटर का दाम। और तेल का दाम यहाँ पर 90 या 100 के आसपास आता है। इस सब में ऐसा बहुत है। आपको गल्फ कंट्री में भी है, पानी महंगा है और तेल सस्ता है। इस पर मत जाइए, ये आप लिख लीजिए बोलीवर। ये अच्छा, एक चीज़ और जानिए कि ये ओपेक का मेंबर है। ये इम्पोर्टेंट है, वेनेजुएला ओपेक का मेंबर है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते, देखिए ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था। शुरुआती दौर में इसमें 26 देश था, 26 देश। घटते घटते इसमें बहुत सारा पॉलिटिक्स हो गया, दाम, तेल का दाम कितना रखना है, पॉलिटिक्स होते बहुत सारा देश हट गया। आज महज 13 देश इसका मेंबर है, 13 देश। एक क्वेश्चन आप यहाँ पर लिख लीजिए बस। हटने वाले सबसे नवीनतम देश अंगोला है, इसको लिख लीजिए। अंगोला सबसे नवीनतम देश है। और पहले एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि साउथ अमेरिका का वह कौन सा देश है जो ओपेक का मेंबर है? तो अब मात्र एक ही है, वेनेजुएला। पहले इक्वाडोर भी था, वो भी हट गया है। वर्तमान में सिर्फ वेनेजुएला ही ओपेक का मेंबर है साउथ अमेरिका से। इसको आप लिख लीजिए, ये पूछ सकता है। ओपेक में साउथ अमेरिका का सिर्फ एक ही मेंबर है, वेनेजुएला। पहले इक्वाडोर भी था, वो भी हट गया, अब एक ही देश बचा है। तो 4 और 1 5 देश हमने पढ़ लिया। 1 2 3 4 5। अब इधर पढ़ेंगे 6 7 सबसे। इसको लिख लीजिए। आइए दोस्तों, अब 6 7 और 8 ये 3 देश के बारे में समझते हैं। 6 में लिखिए कोलंबिया। देखिए इसका कैपिटल बगोटा है, और ये कैपिटल लिख लीजिए बगोटा। और ये पानामा इस्थमस के लिए जाना जाता है। इस्थमस, 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 इस्थमस किसको बोलते हैं?
इसी से नॉर्थ अमेरिका जुड़ा हुआ है। इसी से नॉर्थ अमेरिका जुड़ा हुआ है। इस्थमस देखिए, ये ग्रीक शब्द है। इसका अर्थ होता है, शब्द है लंबा गर्दन। आप देखिएगा गर्दन नुमा ही होता है। भौगोलिक भाषा में इस्थमस की परिभाषा क्या होगी? दो बड़े भूभाग, भौगोलिक भाषा में दो बड़े भूभाग को जोड़ने वाली संकरी पट्टी जो चारों ओर पानी से घिरा हो, पानी से घिरा हो। ये किसको किसको जोड़ती है? अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को। ये कैरिबियन सी का, इसका भाग कैरिबियन सी है, तो आपको परीक्षा में दे सकता है। अटलांटिक लिख लीजिए और इधर पैसिफिक। अटलांटिक के बगल में ब्रैकेट में दीजिए कैरिबियन का भी भाग है, बगोटा। और अगला लिखिए इक्वेडोर। अगला इक्वेडोर, सातवां लिख लीजिए इक्वेडोर। इसका कैपिटल क्योटो मिलेगा आपको। करंट अफेयर्स में भी ये मिलता होगा ये सब। क्योटो यहाँ बता सकते हैं क्या चीज़ की मीटिंग होती रहती है? जलवायु संबंधी, क्लाइमेट संबंधी। यहीं से देखिए विषुवत रेखा गुजरती है, यहीं इन करती है, इसके बारे में बताएंगे हम। और ब्राज़ील से निकल जाती है क्योटो। तो आप एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि विषुवत रेखा गुजरने के बावजूद भी क्योटो में ठंडी क्यों लगती है? तो ऊंचाई के कारण, याद रखिएगा। यहाँ इतना अधिक ऊंचाई है कि विषुवत रेखा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊंचाई के कारण मौसम यहाँ का ठंडा बना रहता है, मौसम ठंडा बना रहता है। अच्छा से फैक्ट्स को समझते चलिए। आजकल क्वेश्चन में कथन, निष्कर्ष वगैरह काफ़ी रहता है, वो सब में आपको मदद मिलेगा, समझे रहिएगा। तो ऊंचाई के कारण मौसम ठंडा। यहाँ की राजधानी क्योटो जो है, यहाँ की सेकेंड सबसे ऊंचे स्थान पर है। दूसरा लिखिए, ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ऊंचाई पर स्थित। बताएंगे आगे मिलेगा आपको। बोलीविया, उसका लापाज है, वो पहला है। सेकेंड ऊंचाई पर स्थित राजधानी लिख लीजिए, ऊंचाई का आ रहा है। यहीं से विषुवत रेखा इन करती है, ये बताएंगे अभी हम। प्रवेश करती है। आठ नंबर लिख लीजिए पेरू। इसका कैपिटल लीमा है, लीमा। कैपिटल लिख लीजिए इसका, लीमा है। इसको लिख लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब 9 और 10। 9 बोलीविया, बोलीविया का कैपिटल लापाज है। लिखिए, ये दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, वर्ल्ड की कैपिटल, वर्ल्ड की। यहां पर एक और झील मिलेगा, अभी इतना ही पहले लिख लीजिए, बाद में इसके बारे में बताएंगे। टिटिकाका झील।
ये झील भी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। देखिए दोस्तों, एंडीज यहाँ पर मिलेगा आपको, बताएंगे ही हम। एंडीज के कारण यहाँ पर बहुत कुछ आपको अत्यधिक ऊंचाई पर मिलना शुरू हो जाएगा। तो और ये लैंड लॉक कंट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बताए हैं, अभी भी लिख लीजिए, लैंड लॉक कंट्री है। 10वां लिखिए, पराग्वे। इसका कैपिटल एसेंसियन है, एसेंसियन। देखिए, जो आप साथ साथ में जैसे कैपिटल वगैरह अगर नया नाम मिले तो इसको बोला कीजिए, जुबान पर भी चढ़ना बहुत जरूरी है, तब आपको इजी हो जाएगा याद करना। ढंग से आप यहाँ पर अगर दिमाग फोकस किए रहेगा तो साथ साथ आपको इंस्टेंटली आपको दिमाग में आएगा सारा चीज, तथा याद आ जाना चाहिए। पराग्वे, एसेंसियन, ये भी लिखिए, ये लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है। अब 11 और 12 इसको एक साथ देखते हैं, 11 और 12 को, इसको पहले लिख लीजिए तो बताते हैं। देखिए दोस्तों, 11 और 12, 11 में उरुग्वे है और 12 में अर्जेंटीना। बारह में अर्जेंटीना। देखिए, एक साथ लिखने का क्या कारण है आप समझ जाएंगे। यहां पर रियो द प्लाटा है, इसको रियो द प्लाटा बोलते हैं। इस खाड़ी का नाम है रियो द प्लाटा, लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहां पर क्वेश्चन डालेगा। रियो द प्लाटा, इस खाड़ी में रियो द प्लाटा बे है। यहां पर 2 देश का कैपिटल मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि रियो द प्लाटा पर किस किस देश की राजधानी आती है। एक अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, आप एटलस देखिए अच्छा से, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ब्यूनस आयर्स। और दूसरा उरुग्वे का कैपिटल है मोंटेविडियो, मोंटेविडियो, इस रियो द प्लाटा पर। यहां पर 2 नदी आती है, एक आती है पराना नदी और एक आती है उरुग्वे नदी, ये सब लिखिए। पराना नदी, नदी में तो हम बताएंगे ही, एक आती है उरुग्वे नदी। 2 नदी आती है इस मुहाने पर और ये दोनों एस्टोरी बनाती है, ये भी लिखिए, एस्टोरी बनाती है, दोनों नदी आके यहाँ पर एस्टोरी बनाती है। और रियो द प्लाटा पर 2 देश का कैपिटल है, ब्यूनस आयर्स। ये आप मैप में देखिए, आपको मिल जाएगा, मोंटेविडियो होगा, यहाँ ब्यूनस आयर्स होगा। 2 पॉइंट एस्टोरी बनाते हैं। अब बचा 13 में लिखिए, चिली, इसका कैपिटल सैंटियागो है, इसको लिख लीजिए, कैपिटल सैंटियागो, सैंटियागो। ना हो गया, तो आप पूरा 13 देश के बारे में आप समझ गए होंगे कहां पर है। और अब एक तथ्य और बताना चाहते हैं, विषुवत रेखा गुजरती है और मकर रेखा गुजरती है। आज के सेगमेंट में ये दोनों तथ्य पढ़ा के समाप्त करेंगे। दोस्तों, अब विषुवत रेखा और मकर रेखा, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहले देखिए, विषुवत रेखा लिखिए आप, विषुवत रेखा। देखिए, आप मैप का तो हम अध्ययन कर लिए हम लोग, तो देखिए आप तुरंत समझ जाएंगे। 3 देश से गुजरती है। एक ये हो गया आपको 0 डिग्री, आप देखिए यहाँ पर एक हो गया, एक देश ये, और आप एक देश हो जाएगा ये कॉलम, ये आप ऐसे कीजिए, ऐसे तो
नक्शा ऐसे हो जाएगा। ये आपको कोलंबिया और ब्राज़ील, ये तीन देश से निकल जाती है। लिखिए 3 देश से निकलती है। पहला, आप मैप देखिए, एटलस देखिए, आप समझ जाएंगे। इक्वेडोर, दूसरा हो गया कोलंबिया, और तीसरा हो गया आपको ब्राज़ील। देखिए इक्वेडोर में कहां से प्रवेश करती है, ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट को समझिए, ये पॉइंट और कहां निकल जाती है। तो आप देखिए इक्वेडोर में लिखिए लाटाकुंगा शहर से गुजरती है, लाटाकुंगा शहर से प्रवेश करती है। ये इसका नाम हो गया लाटाकुंगा, और उसका नाम हो गया मेकापा। यहां निकलती है मेकापा से। कहां से निकल जाती है, ये प्रवेश करती है और मेकापा से निकल जाती है, मेकापा से निकलती है। ये पोर्ट है, आप ब्रैकेट में डाल दें, यहां ये पोर्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है यहां से। ये ब्राजील हो गया, ब्राजील का मेकापा। इक्वेडोर में इन करती है कहां से, किस शहर से, लाटाकुंगा शहर से। आपको परीक्षा में डाल सकता है ये, इसलिए अच्छा से इसको समझिए। और ब्राजील के मेकापा से निकल जाती है, ये पोर्ट है। अब आइए मकर रेखा, ये 4 देश से गुजरती है, 4 देश। कौन कौन, आप देखिए, चिली, इसके बाद अर्जेंटीना, तब पराग्वे और तब ब्राजील। 4 देश में कौन सा हो गया, चिली, दूसरा हो गया आपको अर्जेंटीना, तीसरा हो गया आपको पराग्वे, और चौथा हो गया ब्राजील। अब गौर कीजिए ब्राजील दोनों में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। यहां भी ब्राजील है और यहां भी ब्राजील है, और ये 4 देश से गुजरती है। यहां भी आप देखिए, इस पॉइंट पर विचार कीजिए, इस पॉइंट पर, और यहां इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, चिली में जहां प्रवेश करती है, अंटाफागास्टा, इसको बोलते हैं अंटाफागास्टा। यहां से ये प्रवेश करती है और निकलती कहां से है, साओ पालो, इसका नाम हो जाएगा आपको साओ पालो। देखिए इसके, ये शहर है, दोनों शहर हो गया। इसके बगल में सैंटोस पोर्ट है, सैंटोस, बाद में बताएंगे। यहाँ से चाय और कॉफ़ी के लिए यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। सैंटोस आपको पोर्ट है, बगल में है सैंटोस। ये 4 देश से गुजरती है मकर रेखा। तो ये शहर का नाम यहाँ, ये क्वेश्चन तो डाला हुआ है, पूछा हुआ है, किस शहर से गुजरती है मकर रेखा, साओ पालो। तो जब ये क्वेश्चन है तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ से, किस शहर से प्रवेश करती है। लाटाकुंगा से करती है और मेकापा से निकलती है। ये अंटाफागास्टा चिली का है शहर, और साओ पालो है जिसके बगल में सैंटोस है। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेगमेंट में हमने ब्राज़ील का सारे देश के बारे में जाना, परिचय, और विषुवत रेखा और मकर रेखा भी समझ लिया। अगले सेगमेंट में हम फिर इसके रिवर, झील, घास के मैदान वगैरह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का सेगमेंट यही ख़त्म करते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि ये सेगमेंट आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।